आज हम सबसे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुए 4 नए खुलासों के बारे में बताएंगे। खुलासे हत्या में शामिल 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आए। पहला खुलासा, सोनम और राज कुशवाहा ने धोखे और हत्या पर बनी एक फिल्म देखने के बाद राजा की हत्या का प्लान बनाया था। हम आज उस फिल्म के बारे में आपको बताएंगे जिसको सोनम और राज कुशवाहा अपनी कहानी मानते थे। दूसरा खुलासा, राजा रघुवंशी के एक खास शौक ने उसे सोनम का आसान शिकार बना दिया था। सोनम ने अपने पति राजा के शौक को अपना हथियार बनाया। उसके मर्डर का साजिश उसी के इर्द गिर्द रची हुई। तीसरा खुलासा, पूछताछ में पता चला है कि राजा रघुवंशी हत्यारों के 2 वार तो झेल गया था, लेकिन अपनी पत्नी का वार वो नहीं झेल पाया। पत्नी ने कौन सा वार किया था, ये हम आपको बताएंगे। चौथा खुलासा, सोनम के पकड़े जाने से जुड़ा है। सोनम ने बहुत शातिराना प्लान बनाया था, लेकिन एक फोन कॉल और उपवास ने सोनम का सारा प्लान फेल करवा दिया। सोनम और राज कुशवाहा पिछले काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, जो जानकारी आ रही है पुलिस के सूत्रों से। लेकिन सोनम के परिवार को इनका मिलना जुलना पसंद नहीं था। सोनम का परिवार नहीं चाहता था कि सोनम की शादी राज कुशवाहा से हो। सोनम को भी लगने लगा था कि उसका परिवार राज कुशवाहा के साथ उसकी शादी होने नहीं देगा। इसीलिए उसने पहले अपने परिवार को बुरे अंजाम की धमकी भी दी थी। लेकिन जब कोई धमकी कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने राजा रघुवंशी से शादी और फिर उसकी हत्या का एक बाकायदा प्लान तैयार कर लिया। सोनम और राज दोनों ही, सोनम सिंह और राज कुशवाहा ने अपनी एक पसंदीदा फिल्म देखकर राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान बनाया था। ये फिल्म थी साल 2002 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज। देखिए, ये पूछताछ के बाद यही लोग बता रहे हैं जो सभी आरोपी हैं। तीनों आरोपी जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने हत्या की, सोनम सिंह और उसका तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा। फिल्म अगर आप देखिए हमराज फिल्म में भी प्यार, धोखा, हत्या ही दिखाई गई है। इस फिल्म की कहानी भी सोनम, राज और राज रघुवंशी के कहानी से मिलती जुलती थी। हमराज फिल्म में विलेन और उसकी प्रेमिका ने प्लान बनाया कि लड़की एक बिजनेसमैन से शादी करेगी, फिर मौका देखकर उसकी हत्या कर दी जाएगी और इसके बाद उस बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद दोनों शादी करके साथ रहने लगेंगे। हमराज फिल्म ने राज कुशवाहा और सोनम को राजा रघुवंशी से शादी करने और फिर उसकी हत्या की योजना बनाने का आइडिया दिया था। राज और सोनम इस फिल्म से खुद को बहुत रिलेट करते थे, इसीलिए शादी और फिर हत्या तैयारी शुरू हो गई। राजा को कोई पीछे से वार नहीं करता ना, तो 2-3 लोगों के लिए अकेले काफ़ी था कि वो जिम वाला आदमी 2 घंटे रोज जिम करता था और कैसा फिटनेस पे इतना ध्यान था उसने। मतलब वो उसके लिए टेकिंग बड़ी बात नहीं थी चढ़ना। मतलब वो कैलाश पर्वत है, जे कैलाश है, उसकी पहाड़ी वो अकेला चल जाता था। वो भी होके आया था, तो उसको मानना इम्पॉसिबल है। पीछे से वार नहीं होता कभी, तो मैं भैया जिंदा होता। अच्छा, ये जो पूरा प्लॉट था उसको मारने का, यहाँ से शिलोंग ले जा करके उसको मारना, ये क्या किसी फिल्म से या किसी सीरियल से देख करके प्रेरित होकर के किया गया है? ये एक मूवी आई थी हमराज, आपने से देखी होगी। उसमें भी ऐसा सीन दिखाया था कि पति पत्नी शादी करते हैं, लड़की किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद उसने भी इसी प्लानिंग की थी कि मैं अपने मनोकामना करी है कि दर्शन करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो इसने वही खेल खेला सेम टू सेम, उसको आगे बढ़ाया गया। सोनम शादी तय होने और फिर शादी होने के बाद भी राजा रघुवंशी के करीब नहीं थी। सोनम अपने फोन पर हमेशा रहती थी और वो अपने पति राजा से बात ज्यादा नहीं करती थी, कि परिवार वाले भी बता रहे हैं। राजा रघुवंशी को मारने का जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक सोनम को राजा रघुवंशी से करीबियां बढ़ानी थी, ताकि वो किसी तरह से राजा को ऐसी जगहों पर ले जा सके जहां उसकी हत्या करना आसान हो और परिवार वालों को शक भी नहीं हो। इसीलिए बार बार आप जितनी तस्वीरें देखेंगे उसमें कई जगहों पर जैसे लगता है कि अंदर की बात आ जाती है, एक बिल्कुल खोई सी लगती है, लेकिन ज्यादातर तस्वीरों में वो खुलकर पूरा प्यार जताते हुए इस तरह की तस्वीरें भी खिंचवा रही है। लेकिन सोनम राजा से दूर दूर रहती थी। उसको कोई ना कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिस पर वो राजा रघुवंशी से खुलकर बात कर सके और फिर अपने प्लान के मुताबिक राजा को अपने साथ ले जा सके। इसी दौरान सोनम को राजा रघुवंशी के खास शौक के बारे में पता चला। राजा ने एक दिन सोनम को बताया कि उसे ट्रैकिंग का बहुत शौक है, यानी वो जो दुर्गम पहाड़ है, जंगल है, वहां पर उसको घूमना बहुत पसंद है।
वो देश के कई मशहूर ट्रैकिंग स्पॉट्स पर जा चुका था। सोनम ने इस बात को पकड़ लिया। सोनम ने राजा के इसी शौक को अपना हथियार बना लिया और इसी के जरिए उसने राजा की हत्या की साजिश का पहला कदम उठा लिया। शादी के बाद राजा रघुवंशी घूमने के लिए थाईलैंड जाना चाहता था। उसने ये बात परिवार को भी बताई थी, लेकिन सोनम ने थाईलैंड जाने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया। सोनम ने राजा रघुवंशी की ट्रैकिंग के शौक का फायदा उठाते हुए मेघालय चलने का प्लान बनाया। मेघालय क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे तमाम वाटरफॉल्स हैं जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दुर्गम तरीके से मतलब पहुंचना मुश्किल होता है, खाई है, जंगल बहुत ज्यादा है। राजा रघुवंशी से कहा कि दोनों पति पत्नी वाइस सांडांग जो वाटरफॉल है उसको देखने के लिए साथ साथ ट्रैकिंग पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना आसान काम नहीं है। इसके लिए अच्छी फिटनेस ज़रूरी है, इच्छा शक्ति ज़रूरी है। आमतौर पर हर किसी को पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना पसंद नहीं होता, इसीलिए राजा रघुवंशी को पत्नी सोनम का मेघालय चलने और वाटरफॉल ट्रैकिंग पर जाने का आइडिया पसंद आ गया। राजा को लगा कि उसको एक ऐसी पत्नी मिली है जिसे उसकी तरह ही ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। सोनम शादी के बाद भी राजा से लगाव नहीं रखती थी, इसीलिए राजा को सोनम का प्लान पसंद आया। उसने सोचा होगा कि इसी के बहाने दोनों करीब आएंगे, उसे भी लगेगा कि चलो मैंने उसकी बात मानी तो हो सकता है उसका प्यार दुलार मेरी तरफ बढ़े। तब तक राजा रघुवंशी को कोई आइडिया ही नहीं था कि सोनम का प्लान राजा के साथ ट्रैकिंग पर जाने का नहीं था, बल्कि उसकी हत्या का था। अगला खुलासा जो हम आपको बता रहे हैं वो है राजा रघुवंशी की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें राजा रघुवंशी की फिटनेस के बारे में बताती हैं। ये तस्वीरें आप शायद पहली बार अभी देख रहे होंगे। राजा रघुवंशी अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता था। वो कई घंटों तक जिम में पसीना बहाता। ये स्विमिंग की उसकी तस्वीरें हैं, ट्रैकिंग, साइकिल, ये देखिए जिम की तस्वीर, वो बॉडी बनाना, फिटनेस फ्रीक जिसे आजकल की भाषा में कहा जाता है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते होंगे कि राजा रघुवंशी एक बहुत ही फिट नौजवान। राजा रघुवंशी की तुलना में जो उसके 3 हत्यारे थे, अब इनकी आप हालत देखिए, सेहत देखिए। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि हत्या के तीनों आरोपियों को राजा रघुवंशी अकेले ही मार सकता था, क्योंकि वो उनसे ज्यादा हट्टा कट्टा था और बहुत फिट था, ताकतवर था। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 हत्यारे राजा को मारने में कामयाब हो गए और राजा कुछ नहीं कर पाया। पूछताछ में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सोनम ने अपनी लोकेशन तीनों हत्यारों को दे दी थी। वो तीनों हत्यारे राजा और सोनम के कुछ ही पीछे चल रहे थे। हिंदी भाषी होने की वजह से इन तीनों हत्यारों ने राजा से बाद में दोस्ती कर ली। उसको पहले से जानती थी सोनम, इसलिए जब वाटरफॉल की ट्रैकिंग शुरू हुई तो प्लान एक्टिवेट कर दिया। वाटरफॉल के ट्रैक पर राजा रघुवंशी और तीनों हत्यारे साथ साथ चल रहे थे और सोनम उनसे कुछ दूरी बनाकर वो चल रही थी, क्योंकि आगे चलकर वो हत्या का इशारा नहीं दे सकती थी। अब ऐसे में देखिए, ट्रैकिंग को एक सुनसान जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी था और उस सुनसान जगह का चुनाव करने के बाद ही उन हत्यारों को ये मतलब इशारा करना था कि अब मारने की घड़ी आ गई है। बात में तीनों हत्यारों ने राजा से ट्रैकिंग रूट से हटकर एक अलग सुनसान जगह से चलने के लिए कहा। अब ये तीनों आते हैं पिक्चर में और ये तीनों कहते हैं कि चलो हम लोग एक सुनसान जगह पर चलते हैं, वहां पर ज्यादा मजा आएगा। सोनम ने भी उन हत्यारों की हाँ में हाँ मिलाई, हाँ चलते हैं करने लगी वो। राजा रघुवंशी ट्रैकिंग का एक्सपर्ट था, इसीलिए उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे कोई खतरा नहीं लगा। उसकी पत्नी उसके साथ थी। बात भरोसे की होती है। फिर जैसे ही हत्या के लिए सुनसान जगह मिली तो हत्यारों में से एक विशाल ने धारदार हथियार दाव से राजा के सिर पर पीछे से 2 वार किए। इस हमले से विशाल लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। हालांकि वो इसके बाद फिर खड़ा हुआ और तीनों हमलावरों से भिड़ गया। दरअसल राजा की हम बात कर रहे हैं, राजा रघुवंशी की। अब विशाल को लगा कि ये तीनों लूटपाट के इरादे से आए हैं। राजा को लगा, माफ कीजिएगा, राजा को लगा कि ये तीनों लूटपाट के इरादे से आए हैं, उसकी पत्नी पर भी हमला कर सकते हैं और वो जाहिर तौर से अपनी पत्नी को बचाने के लिए बढ़ा। लेकिन इसी दौरान सोनम तेजी से उस जगह पहुंची और उसने तीनों हत्यारों से राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, मार दो इसे। अब आप उस लम्हे में पहुंचने की कोशिश कीजिए, इस आदमी पर क्या बीती होगी, क्योंकि जब पहले उस पर हमला हुआ वो किसी तरह से खड़ा हुआ राजा,
उसको लगा कि ये तीनों लुटेरे हैं, ये लूटेंगे और मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। तब तक तो उसकी पत्नी ने ही मुड़ के कह दिया कि मारो, मार दो इसे। तीनों हत्यारों को सोनम ने इशारा किया मारने का। ज्यादा खून बहने और पत्नी के निर्दयी निर्देश को सुनकर राजा को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी तीनों हत्यारों से मिली हुई है। इसे देखने के बाद राजा खुद को संभाल नहीं पाया, निढाल हो गया। कल्पना कीजिए, हत्यारों के 2 घातक वार झेलने वाले राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के धोखे का वार नहीं झेल पाया। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर से संपर्क में रहा। पति राज रघुवंशी उसके इशारे पर कहीं भी चलने के लिए राजी था। 3 हत्यारे भी सोनम के साथ ही थे। सोनम को लगा कि अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसके पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन सोनम को 2 चीजों ने फंसा दिया। पहला, एक फोन कॉल, दूसरा उपवास। जब तक सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की खबरें आती रही, उस वक्त राजा की मां ने बताया कि 23 तारीख को सोनम से उनकी फोन पर बातचीत हुई और इस फोन कॉल में सोनम ने ही बताया था कि वो और राजा ट्रैकिंग करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। यह आखिरी फोन कॉल था जिसमें राजा और सोनम ने परिवार से बात की थी। इसके बाद परिवार का संपर्क टूट गया। हम आपको फोन कॉल की वो बातचीत जरा सुनाना चाहते हैं। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही मम्मी का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख नहीं लेते। तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के। ये फोन कॉल सोनम पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि यहीं से सारी कहानी और शक की सुई जो है वो घूम गई। इस फोन कॉल पर सोनम ने राजा की हत्या से आधे घंटे पहले अपनी सास से उपवास की बात कही थी। आधे घंटे पहले, जो सफेद झूठ था। जिस होम स्टे में सोनम और राजा रुके थे, उसके मालिक ने पुलिस को बताया कि सोनम और राजा ने सुबह निकलने से पहले भरपेट नाश्ता किया था। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि फिर आखिर उसने उपवास को लेकर अपनी सास से झूठ क्यों बोला। पुलिस उसके बाद इस पर आगे बढ़ने लगी। इस फोन कॉल को एक बड़ा सुराग मानते हुए मेघालय पुलिस ने सोनम को भी आरोपी बनाया। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों को शिलोंग लेकर जा चुकी है। पूछताछ में सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाने की बात कबूल भी कर ली है। सख्ती से हुई पूछताछ में सोनम एसआईटी के आगे जल्दी ही टूट गई क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज था। उसके वो सारे सीसीटीवी दिखाए गए जिसमें वो हत्यारों के साथ नजर आई थी। मरने के बाद जब इन हत्यारों ने राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया था, हत्या कर दी थी, उसके बाद भी ये तीनों के साथ सीसीटीवी में दिखी है। अब देखिए, राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की थी क्योंकि वो एक तीर से 3 निशाने लगाना चाहती थी। पहला, राजा रघुवंशी से शादी करके वो अपना मंगल दोष खत्म करना चाहती थी क्योंकि राजा रघुवंशी मांगलिक था, राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। मांगलिक से शादी करके मंगल दोष खत्म होता, फिर वो गैर मांगलिक से शादी कर सकती थी। दूसरा, सोनम की नजर राजा रघुवंशी की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर भी थी। उसे पता था कि तलाक या मौत दोनों ही स्थिति में उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल सकती थी। तीसरा, राजा की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो मिलती ही, इसके अलावा वो विधवा बनकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती। राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद सोनम ने राजा को मारने से पहले उससे काफी पैसा निकलवाए थे।
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसका परिवार सोनम के परिवार पर झूठ बोलने और फरेब करने के आरोप लगा रहा है। आज उन्हीं आरोपों के बाद सोनम की भाई का जो भाई है राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। उसने परिवार की तरफ से राजा की मां से माफी मांगी। मैं आपको एक एक सवाल का व्यवस्थित जवाब दूंगा। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का लाल पूजा की शादी। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरे आइए राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है भैया। अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस खबर पर जैसे ही और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इधर ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना 5 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे देश का सरकारी तंत्र अभी तक ये नहीं सीख पाया कि देश के जवानों का सम्मान कैसे करना है। सीमा पर जो जवान एक ढाल की तरह खड़े रहकर पाकिस्तानी गोलियों का जवाब देते रहे, उनके लिए हमारे रेलवे विभाग ने ऐसी खटारा ट्रेन का इंतजाम किया जिसमें शायद जानवरों को भी नहीं ले जाया पाया। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, इसीलिए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। देश के कोने कोने से सुरक्षा बलों के जवानों को ट्रेन के जरिए सीमा तक पहुंचाया जाना है। इसी कड़ी में त्रिपुरा के उदयपुर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम को, बीएसएफ की टीम को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन से जम्मू भेजा जाना था। लेकिन हमारे रेलवे विभाग ने इन जवानों के लिए जिस ट्रेन का इंतजाम किया था वो किसी कूड़ेदान की तरह दिख रही है। ये तस्वीरें देखिए, ऐसी सीटें जिन पर गद्दियां भी नहीं लगी। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि हाईटेक ट्रेन चलाने का दावा करने वाली भारतीय रेलवे ने हमारे देश के जवानों के लिए किस तरह की ट्रेन दी है। ट्रेन की बोगियों में कूड़ा कचरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि इन बोगियों का इस्तेमाल कूड़ेदान की तरह किया जा रहा था। इन बोगियों को जो छत है उनकी, उसमें बड़े बड़े छेद हैं, आप आवाजें भी सुन रहे हैं। कई जगहों पर छत ज्यादा टूटी हुई है, उसको कूड़े कचरे वाले पॉलिथीन से भरा गया है। ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजों के हाल भी खराब है, दरवाजे कभी भी गिरने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, इन पर कोई नहीं बैठ सकता, ऐसी स्थिति साफ दिख रही है। ये देखिए आप हालत, टॉयलेट्स का हाल तो आपको क्या ही बताएं। पाइप टूटे हुए, पूरा केबिन गंदा, छत टूटी हुई, सीटें उड़ी हुई, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। गद्दियां लगी ही नहीं है इन सीटों पर। कागजों में भारतीय रेलवे ने बीएसएफ के जवानों के लिए 5 एसी कोच, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल डिब्बे मुहैया करवाए। हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं उसे देखकर क्या आपको लगता है कि जो कागजों में था वही धरातल पर मौजूद था? ये तस्वीरें देखने के बाद रेलवे के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए।
जो जवान भारत के लोगों के लिए सीमा पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, उनको रेलवे के अधिकारियों ने क्या सोचकर इतनी खटारा ट्रेन दी थी? क्या वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने वाली भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बलों के लिए खास तौर से इस तरह की जर्जर ट्रेनें रखी हुई हैं? क्या रेलवे के ये अधिकारी जवानों को इंसान नहीं समझते? हम आज भारतीय रेलवे के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो लोग अपने परिवार के साथ इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? बीएसएफ के लिए खटारा ट्रेन भेजने वाले अधिकारियों की मानसिकता भी सवालों के घेरे में। जब उन्हें पता था कि देश के जवानों को सीमा पर भेजा जाना है, तो उन्होंने इस ट्रेन को किस मानसिकता से चुना? क्या वो जवानों को टॉर्चर करना चाहते थे? हालांकि बीएसएफ के जवानों को इस ट्रेन से जम्मू नहीं भेजा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसएफ के अधिकारियों ने इस ट्रेन का मुआयना किया और फिर बीएसएफ के अधिकारियों ने ही ट्रेन को रिजेक्ट कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने रेलवे विभाग से इस ट्रेन को बदलने की अपील की, जिसके बाद दूसरी ट्रेन से जवानों को जम्मू के लिए रवाना किया गया। आज उसके बाद से रेलवे मंत्रालय ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जिन्होंने ये ट्रेन तय किया था रेलवे के लिए, उन बीएसएफ के जवानों के लिए। लेकिन आज रेलवे के अधिकारियों की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाना जरूरी है। भारतीय रेलवे ने सेलिब्रिटीज के लिए हाईटेक ट्रेन का इंतजाम किया। देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए किस मानसिकता से ये कचरा ट्रेन दे दिया? आपको याद होगा कि 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे। उसी रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आईपीएल का एक मैच चल रहा था। पाकिस्तान के हमले के बाद इस मैच को रद्द करके स्टेडियम में ब्लैकआउट कर दिया गया था। युद्ध जैसे हालात बनने की वजह से खिलाड़ियों को वहां से निकालना जरूरी था, इसीलिए उन्हें पठानकोट से स्पेशल वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली लाया गया था। रेलवे ने बाकायदा इसके खास इंतजाम किए थे और अच्छी बात है, ये इंतजाम होना भी चाहिए। कई सरकारी जो एक्स अकाउंट्स हैं उनसे ये पोस्ट भी डाला गया और जनता ने भी खूब वाहवाही की और वाहवाही बटोरी भी गई और ये अच्छा है, हम इसे गलत नहीं ठहरा रहे। ये ऐसा इंतजाम हमें देना था। हमारे देश के मान की भी बात थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, हमारे अपने खिलाड़ी थे, वही खिलाड़ी जो भारत का सिर गर्व से ऊंचा करते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी प्राइवेट टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, अच्छी बात है, आपने उनके लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन लगाई। लेकिन दूसरी तरफ किस मानसिकता से आप ग्रस्त हैं कि जो जवान सीमा पर पाकिस्तानी हमलों का जवाब दे रहे हैं, उन जवानों के लिए भारतीय रेलवे ने अपना कूड़ादान पटरी पर उतार दिया? भारतीय रेल अधिकारियों की दोहरी मानसिकता इसमें दिखती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें ये ट्रेन डंप नहीं कर देना चाहिए, और डंप कर देना चाहिए तो फिर ऐसे में ये ट्रेन क्यों दिया गया? इस खबर के बाद रेल मंत्रालय जो है वो एक्शन में आया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को फौरन सस्पेंड कर दिया। इस मामले की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि बीएसएफ जवानों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और उसमें सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। आज हम देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारतीय रेल के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। देश की ट्रेनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। आप हमें भारतीय रेल की नई नई उपलब्धियों की जानकारी भी समय समय पर अपने सरकारी और सोशल मीडिया माध्यमों से देते हैं। लेकिन आज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के जवानों को जर्जर ट्रेन क्यों दी गई? इस पर आप 4 अधिकारियों पर कार्रवाई तो कर चुके हैं, लेकिन उस मानसिकता को आप कैसे बदलेंगे? आज ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस तरह के निर्देश आपने आज दिए हैं, क्या वैसे निर्देश और उस पर सोच विचार पहले से एक एसओपी नहीं बनानी चाहिए थी, जिसमें जब हम देश के जवानों के लिए, बीएसएफ के जवानों के लिए हम ट्रेन भेजें तो क्या उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो? ये ज़रूरी है कि हम देश की सुरक्षा में लगे जवानों का सम्मान करें, ना कि उन्हें किसी कचरा भरने वाली ट्रेन में सफ़र करने के लिए मजबूर करें। वो तो बीएसएफ के अधिकारियों ने रिजेक्ट किया, वरना अगर वो मजबूरी में स्टैंड नहीं लेते तो सोचिए। ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो खटारा ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पर चल क्यों रही है? इन ट्रेनों को तो पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए। ऐसी ट्रेनें और बोगियां हादसे का कारण बन सकती हैं।
खबर का रुख कर रहे हैं। बात अमेरिका की, जो लगता है अंडर अटैक है। अमेरिका में पिछले 5 दिनों से दंगे चल रहे हैं, शांत होने के बजाय अब अमेरिका के दूसरे राज्यों में फैल रहे हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। माना जा रहा है कि आने वाला वक्त अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। आपको पूरे अमेरिका का अपडेट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि अमेरिका में 14 जून का इंतजार करते हुए लोग डर क्यों रहे। 14 जून को अमेरिका में 2 बड़े इवेंट हैं। पहला है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां 69वां बर्थडे, 79th बर्थडे है, और दूसरा अमेरिकन आर्मी की 250वीं सालगिरह। इस मौके पर अमेरिका की राजधानी में एक बहुत बड़ी परेड निकलेगी, जिसमें अमेरिकन सेना के टैंक होंगे, हथियार होंगे, सैनिक होंगे, फाइटर जेट्स भी होंगे। इसमें 6000 अमेरिकन सैनिक होंगे, 150 से ज्यादा मिलिट्री वाहन होंगे। लेकिन अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है। विरोधियों का यह कहना है कि ऐसा करके ट्रंप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के डिक्टेटर की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अमेरिका में सड़क पर सेना की ताकत दिखाने की ऐसी परंपरा रही नहीं है। इसीलिए अमेरिका में नो किंग्स के नाम से प्रदर्शन की तैयारी है। 14 जून को अमेरिका के कई शहरों में नो किंग्स नाम से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, मास प्रोटेस्ट। बताया जा रहा है कि करीब 1500 से ज्यादा जगहों पर नो किंग्स प्रोटेस्ट होंगे। इसे इसलिए नो किंग्स का नाम दिया जा रहा है क्योंकि ट्रंप के विरोधियों का यह मानना है कि वो अपने आप को राजा की तरह, किंग की तरह व्यवहार करने लगे हैं। जन्मदिन के दिन एक ऐसी प्रथा जो कि अमेरिका में है ही नहीं। आप देखेंगे चीन हो, कई अन्य देशों में, रूस हो, भारत में भी 26 जनवरी पर बाकायदा सैन्य परेड निकलती है, लेकिन ऐसी प्रथा यूएस में कभी रही नहीं है अमेरिका। और वो अपने जन्मदिन के दिन एक पूरी परेड कराना चाहते हैं। अब इसीलिए नो किंग्स वाला ये पूरा मूवमेंट शुरू हो गया। अभी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बहुत से लोग नो किंग्स के नाम के भी बैनर लेकर पहुंच गए। तो आप समझिए कि इमिग्रेंट्स वाला ये जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसमें ये नो किंग्स का प्रोटेस्ट भी जुड़ गया है। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप के विरोधी एक्टिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 के सत्ता संभालने के बाद उनके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन खड़ा करने का ये पहला मौका होगा। वैसे भी लॉस एंजलिस में जो प्रदर्शन हो रहा है उससे इसकी शुरुआत हो ही चुकी है। ये एंटी ट्रंप फोर्सेस के एक होने का मौका है, जितने लोग उनके धुर विरोधी हैं। और ऐसे में ये सभी लोग एक तरह से अगर मिलकर यह आंदोलन करेंगे तो 14 जून बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, यहाँ तो लगातार दंगा हो ही रहा है। लगातार बड़े बड़े शोरूम्स और दुकानों में लूटपाट हो रही है। हमने बीते दिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स के बाद मरीन्स भी तैनात अब कर दिए हैं, लेकिन एलए में अभी भी लूट नहीं रुक रही। देखिए कैसे ये दंगाई यहाँ दुकानों को, बड़े बड़े शोरूम्स को लूट रहे हैं। बड़े बड़े हुडीज पहनकर ये दंगा कर रहे हैं, अपने चेहरे छिपाकर जाते हैं, शोरूम लूटते हैं। किसने कल्पना की थी ऐसा अमेरिका में? अगर पुलिस आ भी जा रही है तो वो कुछ को ही पकड़ पा रही है, बाकी लूट पाट करके वहां से भाग रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी अमेरिका की, जहां पर खुलकर लोग लूट करने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एलए में जैसे कोई नियम कानून बचा ही नहीं है। देखिए दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम्स लूट रहे हैं। इन दंगाइयों ने कल एप्पल का एक शोरूम लूटा था। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जिसके हाथ जो आया लूट लिया था। अब जिन लोगों ने एप्पल के स्टोर से फोन चुराए थे, उनके फोन्स पर अब अलार्म बजने लगा है। वो भी आपको दिखाएंगे। मैसेज आ रहा है कि इस फोन को तुरंत आप एप्पल स्टार थिएटर में लौटा दीजिए। ये डिवाइस किसी काम का नहीं है, इसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये उनका तरीका है कम से कम जो लूट हुई है उसको वापस देने। ये लूटपाट और दंगे अमेरिका के कई बड़े शहरों में फैल गए हैं। फिलाडेल्फिया में वॉलमार्ट का स्टोर लूट लिया गया है। हालत देखिए, दंगाई जो भी समझ में आ रहा है लूट रहे हैं, चाहे वो दवाई का स्टोर ही क्यों ना हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका अंडर अटैक है। ये सिविल वॉर की तरह स्थिति लग रही है। इसीलिए अब जिनके छोटे कारोबार हैं वो इन दंगाइयों से अपने स्टोर्स को बचाने के लिए शीशों के बाहर से लकड़ी लगवा रहे हैं। सोचिए, ताकि उनके स्टोर्स तोड़फोड़ से बच रहे हैं। ये हालत, ये सावधानियां अमेरिका जैसे देश में बरतनी पड़ रही हैं। तोड़फोड़ से बचने के लिए लोग अब पैसे खर्च करके ये प्लाईवुड के बोर्ड्स लगाकर दुकानों को छिपा रहे हैं। आप एक कोने से देखते जाइए, पूरा आप देखिए। लॉस एंजलिस की एक सड़क का वीडियो है ये। हर स्टोर के बाहर से लकड़ी का बोर्ड लगाया जा रहा है, क्योंकि अब ये कारोबारी भी मान चुके हैं कि ये दंगे पता नहीं कितने दिन जारी रहेंगे, कब तक चलेगा, हम ना शिकार हो जाएं। कानून व्यवस्था तो नजर आ नहीं रही है।
ये प्रदर्शन अब सिर्फ लॉस एंजलिस तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अमेरिका भर में फैल गए हैं। ये अटलांटा की तस्वीरें हैं, यहां भी हिंसा हो रही है। लग रहा है जैसे पूरा शहर ही वॉर जोन बन गया होगा। लगातार धुआं उठ रहा है, इस तरह की आगजनी हो रही है। एलए के अलावा सांटाना, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सोचिए, ओमाहा, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, डेनवर और सियाटल, इन तमाम जगहों पर दंगे फैल गए। अब ये तमाम शहर जो है ये अमेरिका की इकोनॉमी का पूरा समझिए पिलर्स है, पूरा बड़ा हिस्सा है। यहां दंगे होने का मतलब है अमेरिका का आर्थिक तौर पर कमजोर होना, क्योंकि लूटपाट और दंगे की जो तस्वीरें एलए से आई हैं, अगर ऐसा ही अमेरिका के इन शहरों में भी होने लगा तो अमेरिका के लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। हर दिन लगता है कि चलिए ये वन ऑफ, मतलब एक घटना घटी है, एक दिन एक रात की बात है, लेकिन हर रोज लगातार 3 दिन से ये खबर आ रही है। उधर एलए के हालात सुधारने के लिए अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। एलए के डाउनटाउन में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अगले कुछ दिनों तक ये जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि इससे करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित ये करेगा। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। एलएपीडी ने पिछले 4 दिनों में 378 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की करते हैं, जो इन दिनों पूरी दुनिया में घूम घूम कर बता रहा है कि हम तो आतंकी नहीं है, आतंकी हमें मत समझो। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री पहले अमेरिका गए, फिर इन दिनों अपने डेलीगेशन के साथ इंग्लैंड पहुंचे हैं और हर जगह हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वही पुराना जो राग है। भारत ने जब 7 मई को पाकिस्तान पर हमला किया और उसके आतंकी ठिकाने नष्ट किए तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक नैरेटिव फैलाया कि भारत ने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, हमारे तो कोई आतंकी नहीं, हम तो खुद ही आतंकवाद से परेशान हैं। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। पता चला है कि टेररिज्म का ग्लोबल एक्सपोर्टर है वो। अमेरिका ने एक आतंकी शाहजेब खान का कनाडा से प्रत्यर्पण किया है, पाकी आतंकी, और अब उसे अमेरिका लेकर आ रहा है प्रत्यर्पण करके कनाडा से। वही अमेरिका जो पाकिस्तान और भारत की एक साथ एक सुर में बात करता है। अब देखिए, ये जो शाहजेब खान है ये पाकिस्तान का नागरिक है। ये आईसिस का समर्थन कर रहा था, अमेरिका में आतंकी हमला करना चाहता था। पिछले साल इस आतंकी ने ब्रुकलिन में एक जूश सेंटर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करके नरसंहार की योजना बनाई थी और वो ये हमला 7 अक्टूबर 2024 को करना चाहता था, यानी इजराइल पर हमास के अटैक की बरसी वाले दिन। लेकिन एफबीआई ने उससे पहले उसका भंडाफोड़ कर दिया और कनाडा में उसे 4 सितंबर 2024 को गिरफ्तार करा दिया। अब उसी शाहजेब खान को कनाडा से अमेरिका लाया गया है। एक और आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी। इस केस ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। पूरे विश्व में चर्चा है, क्योंकि यह हकीकत है कि दुनिया में आतंकी हमला नहीं भी हो, पाकिस्तान से कहीं भी हो कोई आतंकी हमला, कनेक्शन कहां से निकलता है? सही कहा आपने, पाकिस्तान से। 2010 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में कार में धमाके की कोशिश की गई और उसमें पाकिस्तानी फैजल शहजार गिरफ्तार हुआ। उसे पाकिस्तान में बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इसी तरह से 7 जुलाई 2005 को लंदन में अंडरग्राउंड जो ट्यूब्स हैं, वहाँ ट्रेन हैं, उनमें बम के धमाके हुए, 52 लोगों की मौत हुई, 700 से ज़्यादा घायल हुए। 4 बॉम्बर्स थे और इनमें से 3 कहाँ के? पाकिस्तान। मोहम्मद सादिक खान, शाहजेब तनवीर, हसीब हुसैन। अब 2006 में ही आप देखिए, यूके में, इंग्लैंड में ट्रांस अटलांटिक की कई फ्लाइट्स को उड़ाने की योजना थी, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की सक्रियता की वजह से साजिश बेनकाब हो गई और इस साजिश में बहुत से ब्रिटिश पाकिस्तानी ही पकड़े गए थे। लेकिन लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के इस आतंकवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में फिर वही स्थिति है जो 20 से 25 साल पहले थी। पाकिस्तान के आतंकी जब भारत में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे थे तो अमेरिका ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, वो खुद ही पाकिस्तान की मदद करता रहा। फिर अंजाम यह हुआ कि इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए IC-814 विमान अपहरण कांड के बाद भारत की तरफ से एक आतंकी अहमद उमर सईद शेख को छोड़ा गया था। इसी आतंकी ने पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण कर हत्या की थी। अमेरिका के सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11, जो कि दुनिया का आप समझ लीजिए एक तरह से बहुत बड़ा आतंकी हमला था, उसमें शामिल आतंकियों को पाकिस्तान से पैसा भेजा गया था। इस हमले में अलकायदा का सीनियर आतंकी खालिद मोहम्मद शेख शामिल था। वो 9/11 के हमलों को प्लानिंग के लिए पाकिस्तान को अपना बेस बनाया था और वो पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन, मास्टरमाइंड, 2011 में कहां? पाकिस्तान में ही मारा गया।
और भारत के 26/11 हमले में शामिल तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमन हेडली दोनों पाकिस्तानी ही हैं। राणा को 17 साल की मशक्कत के बाद अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया, जबकि डेविड कोलमन हेडली के प्रत्यर्पण की भारतीय जो दरख्वास्त है वो अभी तक लटकी हुई है। लेकिन अमेरिका ने ना तो अब तब पाकिस्तान के आतंकवाद पर ध्यान दिया और ना ही वो अब दे रहा है। बस एक बार हिलरी क्लिंटन ने वो सांप वाप आंगन में पालने पर खुद ही डसने का खतरा रहता है ऐसी वाली बात कही थी, वरना बाकी तो सब के सब आपको पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। सोचिए कितनी विडंबना की बात है कि एक तरफ तो अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आतंकी कनाडा से प्रत्यर्पित हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका का एक जनरल कह रहा है कि पाकिस्तान तो आतंकवाद से मुकाबला कर रहा है। यही अमेरिका का दोहरा रवैया है जो आज सबको देखना चाहिए। पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते हैं, आज ही हम एक पाकिस्तानी टेररिस्ट आपने प्रत्यर्पित किया है कनाडा से और अब तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को भी न्योता दिया। ऐसी खबर आ रही है पाकिस्तान का जिहादी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। जब खुद अमेरिका का जनरल कह रहा है कि उनके लिए तो पाकिस्तान भी जरूरी है तो फिर क्या ही कहा जाएगा ऐसे में। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। अगर आप गर्मी से परेशान हैं और इतने ज्यादा परेशान हैं कि घर में घुसते ही अपने एसी की कूलिंग आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर देते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि अब आपके एसी का तापमान सरकार सेट करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा कूलिंग में रहना पसंद करते हैं तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी। अभी बाजार में उपलब्ध कई एयर कंडीशनर्स 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 30 डिग्री सेल्सियस तक की हीटिंग की सेटिंग की अनुमति भी देते हैं। नया नियम लागू होने के बाद इस तापमान सीमा को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित कर दिया जाएगा, यानी लोअर टेम्परेचर जो है, लोएस्ट टेम्परेचर, वो अब 16 नहीं आप 20 तक ही सेट कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को लोगों के घरों में तापमान नियंत्रित करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। तो इसका पहला उद्देश्य है तापमान सेटिंग को मानकीकृत करना है, यानी इसके बाद सभी एसी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान फिक्स होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि कोई 16 दे देता है, कोई 18 देता है, कोई 20 देता है। दूसरा, तापमान को बहुत कम सेट करने से होने वाली अधिक बिजली की खपत को कम करने का एक प्रयास है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि पर्यावरण के पक्ष में है। अधिक गर्मी में बहुत से लोग अपने एसी को बहुत कम तापमान पर सेट करते हैं, यहाँ तक कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर बहुत दबाव पड़ता है। तीसरा, ये भारत में बढ़ती बिजली डिमांड को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा प्रयास का हिस्सा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक आंकड़े के अनुसार अभी भारत में 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एसी हैं। 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एसी भारत में इस्तेमाल होते हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार के इस नए नियम के लागू होने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। इस नियम के बाद नए एसी में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम करना संभव ही नहीं होगा, जिससे बिजली की खपत में जाहिर तौर पर कमी आएगी। ऊर्जा मंत्रालय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी के मुताबिक एसी के तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से ऊर्जा उपयोग में 6% की कमी आती है। 6%। आप सोचिए, तो जब आप अपना एनर्जी प्रिजर्व करेंगे 6% 1 डिग्री से, इसका आप भी ध्यान रखिए। अगर आप अभी जो एसी चल रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही टेम्परेचर कीजिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि टेम्परेचर बहुत कूल कर लेते हैं, उसके बाद वो चादर या कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं, सोते हैं। ऐसे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये धरती और पर्यावरण का ज़रा भी ख्याल रखते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं, सिर्फ 1 डिग्री जब आप कम करते हैं तो 6% ऊर्जा की खपत आप बढ़ा देते हैं। हम पीक समय के दौरान देश भर में लगभग 3 गीगावाट यानी 10 लाख किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। भयंकर गर्मी में जब बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड होती है तब कुल बिजली डिमांड का लगभग 20% एयर कंडीशनर में यूज होता है। एयर कंडीशनर खासकर जब बहुत कम तापमान पर चलाए जाते हैं तो बिजली ग्रिड पर बहुत ज्यादा भार डालते हैं। जब बाहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और एसी 20 सेल्सियस पर सेट हो तो सोचिए एसी ग्रिड पर कितना लोड पड़ेगा। एयर कंडीशनर के लिए लाए गए सख्त ऊर्जा नियम 2035 तक पीक बिजली की डिमांड में 60 गीगावाट तक की बचत करने में मदद कर सकते हैं। इससे नए बिजली संयंत्रों के निर्माण और बिजली ग्रिड को अपग्रेड करने पर होने वाले 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि नियमों में बदलाव के बाद एसी बनाने वाले कंपनियों को अपने नए उपकरणों को फिर से प्रोग्राम करना होगा।
सॉफ्टवेयर सेट करना होगा जिससे 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रेंज सुनिश्चित हो सके। हालांकि सभी इसे लेकर स्पष्ट इसको लेकर जानकारी नहीं आई है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब मैं दुनिया की आबादी का गहरा विश्लेषण करने जा रही हूं। जिस तरह दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही है, यह आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आबादी का मसला नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का सवाल है। आबादी टूल है, आबादी ताकत है और आबादी कमजोरी भी है। इसीलिए इस बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखना चाहिए। दुनिया की मशहूर और विश्वसनीय सर्वे एजेंसी प्यू PEW रिसर्च ने 2010 से 2020 के बीच ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट कहती है कि अभी भी ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है। 2010 में दुनिया की आबादी में 23.9% मुसलमान थे, लेकिन 2020 में यह तादाद 1/4 यानी 25.6% हो गई, यानी 1.8% की बढ़ोतरी हो गई। गैर धार्मिक यानी जो लोग अपने आप को किसी धर्म से एसोसिएट नहीं करते, उनकी आबादी में भी दुनिया की आबादी के मुकाबले 0.9% का इजाफा हुआ। दुनिया की आबादी में यहूदियों और अन्य धर्म के लोगों की आबादी के अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 2010 से 2020 के बीच ईसाइयों और बौद्धों की आबादी का अनुपात घटा है। बौद्ध 0.8% घटे हैं। ईसाइयों की आबादी इन 10 साल में 1.8% बढ़ी है। तो ये पूरा चार्ट आपके सामने है। सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका, वो आपने देख लिया है। और अब मैं किस धर्म की आबादी में कितना बदलाव हुआ इसकी रिपोर्ट आपको बताना चाहती हूँ। PEW रिसर्च के मुताबिक 2010 में ग्लोबल पॉपुलेशन में 31% ईसाई थे, जबकि 2020 में ग्लोबल पॉपुलेशन में 29% ईसाई रह गए हैं, यानी 2% की कमी आई है। ये ओवरऑल परसेंटेज है। ग्लोबल पॉपुलेशन में गैर मुस्लिमों के मुकाबले मुस्लिमों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच मुस्लिमों की कुल आबादी में 20.7% का इजाफा हुआ है, जबकि गैर मुस्लिमों की कुल आबादी में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच हिंदू आबादी उतनी ही बढ़ी जितनी गैर हिंदू आबादी बढ़ी। हिंदुओं की कुल आबादी में 12% का इजाफा हुआ, जबकि कुल गैर हिंदू आबादी में 12.4% का इजाफा हुआ है। अपने प्यू रिसर्च के जरिए दुनिया की आबादी की तस्वीर देखी। अब मैं UN रिपोर्ट के हवाले से भारत की आबादी का भी विश्लेषण करने जा रही हूं। UN की यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रजनन दर घटने का अलार्म बज उठा है। UN रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की कुल आबादी 1.46 अरब पहुंच जाएगी, लेकिन भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गया है। यह प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। आप ये मत समझिए कि भारत का प्रजनन दर घटना उत्साह बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम हो तो देश में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आबादी का अनुपात घट जाता है। UN रिपोर्ट के मुताबिक ये एक संकट है। रिपोर्ट कहती है कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम प्रजनन दर का मतलब ये है कि लाखों लोग अपना वास्तविक प्रजनन लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी लाखों लोगों के लिए संतान पैदा करने की चॉइस पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि ये UN रिपोर्ट बता रही है कि प्रजनन दर घटने के बावजूद भारत में बड़ी युवा आबादी है। जीरो से जो मतलब समझ लीजिए कि 14 वर्ष का आयु वर्ग है, उसमें 24% आबादी है 14 साल तक। 10 से 19 आयु वर्ग में 17% आबादी है और 10 से 24 वर्ष में 26% आबादी। 15 से 64 आयु वर्ग यानी वर्किंग एज में भारत में 68% लोग हैं, यानी भारत एक युवा डेमोग्राफी वाला देश है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का फिलहाल बैकबोन है।